नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल एक दिल छू लेने वाली कहानी। एक ऐसे गायक की कहानी जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में अपने सदाबहार गानों से रस भर दिया है। और एक ऐसे गायक जिनके अगर गाने नहीं आए होते तो आज हमारी फिल्म्स, बॉलीवुड की फिल्में इतनी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर और हिट साबित नहीं होती। तो आज बताने जा रहे हैं आपको मोहम्मद रफ़ी के बारे में। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब की ये वीडियो आप सभी को पसंद आए, वो भी आपके दिलों पर राज करते हैं, तो कृपया करके इसको लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अभी ना जाओ छोड़ कर, पुकारता चला हूँ मैं, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। हमारी आवाज़ कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ तो दिल को छू लेने वाली है। और ये एवरग्रीन गाने हैं लीजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के ही। मोहम्मद रफ़ी आज लीजेंडरी ना होते अगर 1933 में लाहौर की नाई की दुकान में पंडित जीवन लाल की नज़र 9 साल के नाई फिक्को यानी मोहम्मद रफ़ी पर ना पड़ती। 31 जुलाई 1980 को आज से करीब 44 साल पहले किंग ऑफ मेलोडी मोहम्मद रफ़ी दुनिया से रुखसत हो गए थे। चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि रफ़ी के अंतिम संस्कार में 10,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। भारत सरकार ने इनके निधन पर 2 दिनों तक सार्वजनिक शोक भी अनाउंस किया था। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफ़ी दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। रफ़ी एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे, जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफ़ी बिल्कुल अलग थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फकीर को देखकर रफ़ी ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उसे सुनने का इंतज़ार करते थे। उस फकीर की नकल उतारते हुए रफ़ी साहब खुद भी रियाज किया करते थे। 9 साल की उम्र में रफ़ी का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफ़ी को कभी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफ़ी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। 1933 की बात है, जब पंडित जीवन लाल बाल कटवाने पहुंचे। रफ़ी यहाँ काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज़ में एक जादू था जिसने जीवन लाल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जीवन लाल ने रफ़ी को ऑडिशन के लिए भी बुला दिया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवन लाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफ़ी गायकी में पूरी तरह माहिर होते चले गए। धीरे धीरे रफ़ी साहब काफ़ी सक्षम हो गए थे। 1937 में रफ़ी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस भी दे डाली। ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली ना होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफ़ी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में केएल सहगल भी थे, जिन्होंने कहा था यह लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी फिल्मों में भी आ गए। पहला गाना रहा गल बलोच फिल्म का परदेसी, सोनिए ओ हीरिए। लगातार गाने गाते हुए रफ़ी साहब खूब नाम कमा रहे थे। एक्टर और प्रोड्यूसर नज़ीर ने मोहम्मद रफ़ी को 100 रुपये और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया। यह उन्होंने फिल्म पहले आप साल 1944 का गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया। नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का हिस्सा और किस्सा सुनाते हुए बताया, देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज़ से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी चमक थी। असल में वो खून उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनके गाने, उनके गायन के प्रति उनकी जिज्ञासा और उनकी जुगुप्सा को दिखाता है। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। अनमोल गुड़िया, शहीद,
दीदार, कोहिनूर जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए रफ़ी साहब एक स्टार बन गए। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी साहब ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके रफ़ी, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए थे। 60 के दशक में रफ़ी साहब की टक्कर का कोई भी सिंगर मौजूद नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास दो से दिग्गज सिंगर्स थे, लेकिन फिर भी रफ़ी साहब से बढ़कर कोई नहीं था। 1938 में मोहम्मद रफ़ी की शादी बसीरा बीबी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफ़ी के सास ससुर की मृत्यु हो गई, तो उनकी पत्नी बसीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और लाहौर लौट गई। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। जब मोहम्मद रफ़ी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाने ना गाने की सलाह दी। मोहम्मद रफ़ी ने भी बात मानकर गाना गाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनके फ़ैन किसी भी प्रकार से निराश हों। मोहम्मद रफ़ी के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने दैनिक भास्कर से एक बातचीत के दौरान उनसे जुड़ा किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफ़ी के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठा ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कब्र की मिट्टी खा लेते हैं। कहते हैं कि शायद इस मिट्टी को खाकर ही हमारी आवाज़ और हमारा सुर भी और बेहतर हो सके। और एक और किस्सा बता देते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब लग्जरी गाड़ियों के काफ़ी शौकीन थे। उन्होंने अमेरिकी इम्पोर्टेड कार इम्पाला भी खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के पास ही थी उस समय। और एक किस्सा और है उनके जीवन से जुड़ा कि जब उन्होंने एक बार नया ड्राइवर ढूंढा तो उन्होंने अपने पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसा चलेगा इस चिंता में उसे एक टैक्सी खरीद कर दे दी। ये टैक्सी उस ज़माने में 70,000 की थी, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। रफ़ी साहब की उस समय की दरिया दिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी हैं। आज सुल्तान जो भी है वो रफ़ी साहब की वजह से ही है, और रफ़ी साहब नहीं होते तो आज सुल्तान का जीवन भी इतना सुखमय नहीं होता। तो रफ़ी साहब अपनी दरिया दिली, अपने गायन, अपनी कला सभी के लिए जाने जाते थे। धन्यवाद।